Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखो, यहाँ पर अब हम बिल्कुल चैप्टर वाइज और सही ढंग से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखो, मेरा जो ये पीडीएफ है, एनवायरनमेंट का पीडीएफ है, पर्यावरण का, जो ये एनवायरनमेंट का पीडीएफ है, ये जो एनवायरनमेंट वाला पीडीएफ है, ये पर्यावरण के लिए, जो पर्यावरण का पीडीएफ है, ये नेट जेआरएफ के लिए, सीटेट के लिए, रीट के लिए और सेट के लिए। नेट जेआरएफ, सीटेट, रीट और सेट इन एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखो इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो ये हमारा चैप्टर है वो पर्यावरण का 90 यूनिट है, जिसका चैप्टर दूसरा है। देखो, यहाँ पर हम जो क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो रीट, सीटेट, नेट इन एग्जाम्स में पूछे हुए हैं बहुत सी बार। तो प्लीज़ बिल्कुल हमारे साथ साथ चलो। और हमें तैयारी इस तरीके से करना है कि हमारा आपकी बार 100% सिलेक्शन हो जाए। तो अब हम बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 371 से। देखो, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? ये क्वेश्चन रीट में भी आया हुआ है, सीटेट में भी आया हुआ है और नेट में भी आया हुआ है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है। रेटजेल, टेलर, डेविस और ब्लास, इनमें से आपको बताना है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है। तो भाई लोगों, यहाँ पर जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है उसके प्रतिपादक है मिस्टर रेटजेल। कौन है? रेटजेल। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको नोट मत करो, नोट्स मत बनाओ। बेस्ट है आप इनको यहीं पर याद करने की कोशिश करो। और फिर यदि आपको लगता है कि हमें इसके नोट्स चाहिए तो मैं आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर बता दूंगा 7891350470। इनके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट करके और पीडीएफ ले सकते हो, क्योंकि आप लिखोगे फिर उसके बाद याद करोगे तो एक तो हमारी साइकोलॉजी ये रहती है, हम जब लिखते हैं तो उसको तुरंत याद नहीं करते हैं। हम सबकी साइकोलॉजी रहती है या लिखा पढ़ा हुआ है बाद में याद कर लेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं। और भी तो इसको अब भी पढ़ के याद करके रंबाद खत्म करो। आप ये वीडियो देखोगे, इसको 1 घंटा लगेगा, इसी वीडियो को अब आप 1.5 घंटा दो और इसको यहीं पर याद कर दो। फिर 5-7 दिन बाद में स्पीड तेज करके इसका एक बार रिवीजन कर दो और हटा दो। फिर आपको लगता है कि इस वीडियो के हमें नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, फिर आप मेरे से पीडीएफ ले लो। हमें सिलेक्शन लेना है, आपकी बात हर हाल में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? कि सतत व स्थायी विकास है वो किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतिवाद की अवधारणा, संभववाद की अवधारणा, नवनियतिवाद की अवधारणा, या फिर इन तीनों अवधारणाओं से? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। क्या होगा जल्दी से बताओ। तो भाई लोगों, इसका जो सही आंसर है वो है नवनियतिवाद। क्या है? नवनियतिवाद। नवनियतिवाद क्या है कि सबसे पहले संभववाद आया, फिर निश्चयवाद आया और उसके बाद नवनिश्चयवाद आया। सॉरी, सबसे पहले निश्चयवाद आया, फिर संभववाद आया और फिर नवनिश्चयवाद आया। जो निश्चयवादी थे उनका मानना था कि सब कुछ पर्यावरण है। फिर संभववादी आए और संभववादियों का मानना था कि भाई लोगों, सब कुछ पर्यावरण नहीं है, सब कुछ मानव है, मानव जैसा चाहे वैसा कर सकता है। फिर आए नवनियतिवादी, जिसको नवनिश्चयवाद भी बोलते हैं। उस अवधारणा के लोग आए और वो बोले कि क्यों लड़ रहे हो आप लोग,
ना तो पर्यावरण सब कुछ है और ना मानव सब कुछ है, दोनों हैं। और उसने इन दोनों अवधारणाओं का समर्थन किया और उसने कहा कि भाई ना तो प्रकृति मनुष्य के ऊपर राज कर सकती और ना ही मनुष्य प्रकृति के ऊपर राज कर सकता। और नवनिश्चयवाद किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया था। और उन्होंने बताया था कि ना तो मनुष्य प्रकृति का दास बन सकता और ना ही प्रकृति पर राज कर सकता। जो टेलर महोदय थे नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक हैं, उन्होंने बताया था कि ना तो मनुष्य प्रकृति के ऊपर ना तो प्रकृति मनुष्य के ऊपर राज कर सकती और ना ही मनुष्य प्रकृति का दास बन सकता। तो इस तरीके की उन्होंने बात बोली थी। उसके और जो संभववाद है उनके प्रवर्तक कौन है? ब्लास महोदय, जो कि फ्रांस के हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संदर्भ में रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? क्या रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? और ये नेट के 2004 में आया हुआ है। इसके अलावा भी नेट में एक दो बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, लेकिन मेरे को ध्यान है कि नेट 2004 में ये क्वेश्चन आया था और अब आ सकता है, पूरे चांसेज हैं। क्योंकि अब अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, पहले एक पेपर बनता था तो एक क्वेश्चन को आने के कम चांसेस थे, लेकिन अब 30-40 पेपर बनते हैं तो यहाँ पर पिछले क्वेश्चनों के रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो आपको इन सभी को बिल्कुल सही ढंग से पढ़ना है। तो इसके 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे विभिन्न प्रदूषकों के हानिकारक स्तरों के ब्यौरे, सभी संकटापन्न पादपों और प्राणियों की पूरी सूची, नाभिकीय सर्वनाश के परिणामों का वर्णन, जननिक रूप से रूपांतरित पादपों और प्राणियों के समाजशास्त्रियों और शारीरिक क्रियात्मक परिणामों का वर्णन। तो यहाँ पर आपको सही आंसर का पता चलाना है, तो जल्दी से जल्दी बताओ। तो भाई लोगों मैं बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि लास्ट में बच यही गया है, कारण है ये। ठीक है, यदि मैं फर्स्ट को नहीं मिटाता तो फर्स्ट रहता, थर्ड को नहीं मिटाता तो थर्ड रहता, फोर्थ को नहीं मिटाता तो फोर्थ रहता। ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है। रेड डाटा बुक ही बनी किसके लिए है? सभी संकटापन्न पादपों और प्राणियों की पूरी सूची। हम आपको दिखा देते हैं रेड डाटा बुक क्या होता है। देखो भाई, जो रेड डाटा बुक है उसको रेड लिस्ट भी बोलते हैं, लाल सूची। और रेड लिस्ट या लाल सूची कब आई थी? 1963 में आई थी। किसके द्वारा जारी की गई थी? IUCN के द्वारा, इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा जारी की गई थी। क्वेश्चन बन जाता है कि रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट की स्थापना कब हुई? 1963 में। किसके द्वारा जारी की गई? IUCN, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा। अब आप आगे बात करते हैं इसका उद्देश्य। तो भाई जो रेड लिस्ट थी इसका उद्देश्य था प्राकृतिक संरक्षण, क्या करना? प्राकृतिक संरक्षण करना, संकटापन्न पादपों एवं प्राणियों की लिस्ट तैयार करना। कि जो रेड डाटा बुक थी या रेड लिस्ट थी उसका उद्देश्य था प्राकृतिक संरक्षण, जिसमें जो संकटापन्न प्राणियां हैं या फिर पादप हैं उनकी लिस्ट तैयार करना। आगे बढ़ते हैं हम। भारत की 995 प्रजातियां रेड लिस्ट में शामिल हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की कुल कितनी प्रजातियां रेड लिस्ट में शामिल हैं? तो वो हैं 995। उसके बाद IUCN के बारे में बता देता हूँ। IUCN विश्व स्तर पर विभिन्न प्रजातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन है। कि जो IUCN है वो विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन है। उसके बाद
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व एरिया में शामिल है? ये क्वेश्चन रीट में भी आया हुआ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का 2019 में एंट्रेंस टेस्ट हुआ था एमफिल पीएचडी के एडमिशन के लिए, तो उसमें भी आया हुआ है। तो यहाँ पर टोटल 4 बायोस्फीयर राज्य एरियाज दिए हुए हैं, रिजर्व हैं, और आपको इनमें से पता चलाना है कि इन चारों में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी और नीलगिरी। और ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है, इनमें से ढूंढना है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है या बायो रिजर्व एरिया है, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है इनमें से। तो देखो यहाँ पर जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो चारों के चारों हैं, ऑल ऑफ दीज। कितने हैं? चारों के चारों हैं। देखो इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं हम। इंडिया के प्रमुख बायोस्फीयर एरियाज या बायो रिजर्व एरियाज, तो भाई लोगों सब एक है नीलगिरी, दूसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी, नौकरेक, सुंदरवन, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, पंचमढ़ी, अचनाकमार, अमरकंटक, कच्छ का रण, कॉर्न डेजर्ट, कंचनजंगा, अगस्ता मलाई रिजर्व, ग्रेट निकोबार, डिब्रू सेखोवा, सेशचलम और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये टोटल भारत के बायोस्फीयर एरियाज हैं या बायोस्फीयर रिजर्व हैं या फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। और इसका मैं एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है वो, बायोस्फीयर रिजर्व का है। उसमें मैं सारा दिखा रखा हूँ कि इनकी स्थापना कब हुई थी, यूनेस्को की एमएपी सूची में इन्हें कब शामिल किया गया था, ये कौन कौन से राज्य में हैं, बिल्कुल डिटेल से अच्छी तरीके से बता रखा है, तो उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर एरियाज हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार वाला। 375वां क्वेश्चन है। कथन ए, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य में विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन किया गया। कि बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य में विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन किया गया। बाघ अभ्यारण्यों में विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन करने के लिए राज्यों को 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है। ये आपके पास दो कथन थे, एक कथन था और दूसरा कारण था, और ये 4 ऑप्शन हैं जिनके बेस पर आपको सही आंसर बताना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या है। तो भाई लोगों मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कि ये दोनों कथन सही हैं। पहला कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। व्याख्या का मतलब है कि बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य में विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन किया गया था, तो वो क्यों किया गया था, उसका जो ये कारण है, कारण सही नहीं है, लेकिन ये जो ये बात है ये बिल्कुल सही है कि बाघ अभ्यारण्यों में विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन करने के लिए राज्यों को 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है। थोड़ा आगे चलते हैं। बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में है। देखो अब मैं आपको सारे के सारे जो बाघ अभ्यारण्य प्रमुख जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बता देता हूँ, और यहाँ से सीटेट में, रीट में, टेट में, सेट में और नेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। रणथंभौर राजस्थान में है, सरिस्का राजस्थान में है, काजीरंगा आसाम में है, मानस आसाम में है, नंदफा अरुणाचल प्रदेश में है, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, वाल्मीकि बिहार में है, अन्नामलाई तमिलनाडु में है, सिमलीपाल ओडिशा में है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, बुक्सा वेस्ट बंगाल में है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, दूधवा उत्तर प्रदेश में है, सह्याद्री
महाराष्ट्र में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, पेंच मध्य प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, पेरियार केरल में है, पेराम्बिकुलम केरल में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, भद्रा, ये भद्रा है ना कि मद्रा, कुछ मद्रा भी समझ रहे होंगे, ये भद्रा है, भद्रा कर्नाटक में है, नागरहोल कर्नाटक में है, पलामू झारखंड में है और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। तो ये एक जो भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्य थे उनकी लिस्ट है, इनको आपको सही ढंग से याद करना है। और आपको अब भी इस तरीके से याद करना है कि आपको दोबारा ना याद करना पड़े। तैयारी इस तरीके से करो कि इस एग्जाम की तैयारी के लिए दोबारा बैठना ही ना पड़े, एक बार ही पढ़ लो, दोबारा की जरूरत ना पड़े, अब की बार सिलेक्शन ले लो। और ध्यान रखना, मैं वीडियो को कंप्लीट होते ही आपका मॉक टेस्ट लूँगा, फिर देखता हूँ आप कितने क्वेश्चन सही करते हो, आपके कितने क्वेश्चन याद रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 376वां कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सही अनुक्रम है या सही समूह है। और ये क्वेश्चन रीड में भी पूछा हुआ है और सेट में भी पूछा हुआ है, 2 बार। ठीक है, नीलगिरी, सुंदरबन, ग्रेट निकोबार, नोकरेक। सेकंड में है पन्ना, शीत मरुस्थल, नंदा देवी। थर्ड में है दिहांग, दिबांग, सुंदरबन, मानस और पन्ना। फोर्थ में है पन्ना, नीलगिरी, मानस और डिब्रू सेखोदा। और ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो भाई लोगों एक बार देख लो, फिर मैं बता देता हूँ आपको, मैं तो बताऊँगा ही, इनको याद भी कर लेना। अब भी मैं आपका मॉक टेस्ट लूँगा, फिर देखता हूँ आपको कितने क्वेश्चन याद रहते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कि ये जो चारों के चारों समूह हैं वो बिल्कुल सही हैं। ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ये चारों के चारों में जितने भी हैं ये सभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। बांदीपुर, कार्बेट, वेल वादर और पेरियार। कि एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था बांदीपुर, कार्बेट, वेलवादर और पेरियार। इन चारों में से कौन सा है जो भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो भाई लोगों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्बेट। इसका पूरा नाम है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। क्या है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। देखो, जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। यह बंगाल बाघ की सुरक्षा के लिए, किसकी सुरक्षा के लिए? बंगाल बाघ की सुरक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी और ये उत्तराखंड में। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बंगाल बाघ की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था। तो वो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अब आ जाओ भाई आगे। भारत के निम्न बाघ अभ्यारण्य रिजर्व को उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम में व्यवस्थित करो। ऑप्शन ए है दूधवा, कान्हा, इंद्रावती, बांदीपुर। बी है कान्हा, बांदीपुर, दूधवा, इंद्रावती। सी है इंद्रावती, कान्हा, दूधवा, बांदीपुर। और डी है बांदीपुर, कान्हा, दूधवा और इंद्रावती। अब इनको आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है उत्तर से दक्षिण की ओर, कि सबसे पहले उत्तर में कौन सा है, उसके दक्षिण में कौन सा है, उसके दक्षिण में कौन सा है और उसके दक्षिण में कौन सा है। तो लो मैं बता देता हूँ भाई, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अब ऑप्शन ए क्यों है? क्योंकि आगे देख लो, जो दूधवा है वो उत्तर प्रदेश में, जो बिल्कुल सबसे ऊपर है। कान्हा मध्य प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश से नीचे है।
इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है जो कि मध्य प्रदेश के नीचे है, और बांदीपुर कर्नाटक में है जो कि सबसे नीचे है। ठीक है, तो इस वजह से हमें बहुत फायदामंद मिलेगा यदि हम सभी बायोस्फीयर रिजर्व को उनकी स्थापना की डेट और उनके स्टेट के अकॉर्डिंग याद कर लेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित टाइगर रिजर्व को उनकी स्थापना के सही क्रम में लगाओ। आ गया क्वेश्चन कमाल का। किसका? कमाल का। कमाल का क्वेश्चन है। एक तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो नापतोल बचत बाजार से निकल के आया है, जो आपके सामने पेश किया गया है। और यहाँ पर आप कितने कैंडिडेट इसको सही करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं कमेंट ही करवा सकता हूँ, फ़ोन करके आपसे नहीं पूछ सकता। कमलांग टाइगर रिजर्व, बौर वन्यजीव अभ्यारण्य, राजाजी टाइगर रिजर्व और औरंग टाइगर रिजर्व, इनको स्थापना के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये टोटल 4 ऑप्शन है, कर दो भाई सही व्यवस्थित क्रम। लिख लो कि कामलांग कब हुआ था, बोर कब हुआ था, राजाजी टाइगर कब हुआ था और औरंग टाइगर कब हुआ था स्थापित। और कुछ मत सोचना। तो भाई लोगों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कि सबसे पहले दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला। नीचे आ जाओ। जो कमलांग क्या है, कमलांग टाइगर रिजर्व है वो 1989 में अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया था। जो बोरी टाइगर रिजर्व है वो 1865 में मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। इसके अलावा जो राजाजी नेशनल पार्क है वो 1983 में उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। ये सॉरी 80 नहीं है, 90 नहीं है, ये तो मैं बहुत पीछे चला गया। 19 है 1965, क्योंकि 1865 में तो कोई था ही नहीं। मैं पहले लिख रखा था कि बोरी का स्थापना 1865 में हुई थी, तो ये ध्यान रखना, बोरी की स्थापना 1865 में नहीं हुई थी, 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। किसकी स्थापना? बोरी की। तो ये आपको सही कर लेना है। ये मैं गलत कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, और जो औरंग नेशनल पार्क है इसकी स्थापना 1985 में आसाम में हुई थी। अब आ गया जाओ भाई, पन्ना टाइगर रिजर्व के चर्चा में आने का प्रमुख कारण है। सेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है टाइगर की सुरक्षा में संख्या में कमी, बी है टाइगर की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि, सी है केन बेतवा परियोजना से संबंधित विवाद, और डी है ऑल ऑफ दीज। टिप लो, यहाँ लिखा हुआ है पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। इसका टिप के क्या करोगे आप? बताओ सही आंसर। सही बताना है, कोशिश करना है, तुक्का तो मारो, सही नहीं बताओ तो भाई इसका सही आंसर है केन बेतवा परियोजना से संबंधित विवाद। किससे? केन बेतवा से संबंधित विवाद। देखो कुछ लोग बोलते हैं कि यार एग्जाम में हमारे तो तुक्के भी नहीं चलते। भाई तुक्के चलेंगे कहाँ से जब तुम तुक्का यही नहीं चलाओगे? तुक्का देने का के लिए भी बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप तुक्का दे के यहाँ पर एक्सपीरियंस लो। मैं पूरा ऑफर दे रहा हूँ आपको तुक्का देने के लिए। खूब तुक्का दो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें तुक्का ठोको, इसका तो एक्सपीरियंस मिलेगा। पता नहीं तुक्के चल जाए आपके वहाँ भी 1-2 क्वेश्चनों में। ठीक है, 381वां क्वेश्चन, भितरकनिका गहिरमाथा नामक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, तमिलनाडु, केरल और ऑल ऑफ नन ऑफ दीज। बताओ भाई, भितरकनिका और गहिरमाथा नामक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? भाई ये सबके सब ओडिशा में है। कहाँ पर? ओडिशा में है। आगे आ जाओ भाई, नेट 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत में सबसे छोटा उत्तरी पूर्वी राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर।
बताओ, जो कैंडिडेट ज्योग्राफी के हैं और वो इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों को मेरी तरफ से सैल्यूट। वो बहुत महान इंसान है जो इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, वो ज्योग्राफी से नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। मेरी उनसे एक राय होगी कि उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सा बोर्ड से मिस्टेक हो रहा है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, अदरवाइज सिलेक्शन कर दिया जाए उनका वैसे ही। तो भाई लोगों, इसका जो सही आंसर है वो है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर, ये टोटल 7 राज्य हैं भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य, जिन्हें 7 सहेली राज्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 7 सहेली राज्य। सर्वाधिक क्षेत्र वाला उत्तरी पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश और सबसे कम क्षेत्र वाला उत्तरी पूर्वी राज्य है त्रिपुरा। और आपको इसी तरीके की क्वेश्चन की पीडीएफ लेनी है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके ऊपर आप डिस्कस करो। व्हाट्सएप ग्रुप केवल नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर के लिए सभी का। ठीक है, तो अब हम 5-7 क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। नोट्स बना रहे थे तो कॉपी को बंद कर दो और वीडियो को चालू कर लो अच्छी तरीके से। मैं 5-6 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, जल्दी से जल्दी आंसर देना है आपको, कमेंट करके बताना है उनका आंसर और चीटिंग मत करना। ठीक है, तो सह्याद्री बायोस्फीयर रिजर्व कौन से राज्य में? सह्याद्री। पेराम्बिकुलम बायोस्फीयर कौन से राज्य में? नागरकोल बायोस्फीयर रिजर्व कौन से राज्य में? बांदीपुर बायोस्फीयर रिजर्व कौन से राज्य में? IUCN की फुल फॉर्म क्या है? आपको अपने माइंड में इन सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। मैंने पूछा IUCN का फुल फॉर्म क्या है, तुरंत वीडियो को रोको और दिमाग से सोचो कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है। IUCN का मुख्य उद्देश्य क्या है? वीडियो को रोको और 1 मिनट के लिए सोचो कि IUCN का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये सभी वो क्वेश्चन है जिनका डिस्कशन मैंने अभी आपके साथ किया था। रेड लिस्ट की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? सोचो, रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? संभववादी अवधारणा के प्रवर्तक कौन हैं? सोचो और आंसर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर बताओ आप कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वह इसकी स्थापना कब हुई थी? वह ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? हेली नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? हेली नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? इंद्रावती बायोस्फीयर रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है और कौन से राज्य में? कमलांग टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? कमलांग बायोस्फीयर रिजर्व कौन से राज्य में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? ओरंग नेशनल पार्क
गहीरमाथा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? गहीरमाथा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? एक बार याद करो कि 7 सहेली राज्यों में 7 कौन कौन से राज्य हैं? 7 सहेली राज्यों में 7 कौन कौन से राज्य हैं? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो आज के हमारे इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी हो गया आपका, आपने खुद ने आंसर सोच लिया होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से इंटरेस्टिंग क्लासेस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। और अब आपको जरूरत लग रही है कि यार हमें पीडीएफ लेना चाहिए, तो आप पीडीएफ ले सकते हो। नेट जेआरएफ के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। तो थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।